So taking forward our discussion on circular permutations, let me show you one more method to understand this, which is more general. Students, suppose n लोगों को n चेयर्स पे बैठाना है और सर्कुलर टेबल है। हमने अभी अभी देखा ये तरीका आया n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि जो फर्स्ट पर्सन है उसके पास बैठने के n नहीं, उसके पास बैठने के एक तरीका है, केवल और केवल एक तरीका। अब मान लीजिए इसको 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखने की बजाय हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4। यानी कि ये जो फॉर्मूला है n-1 फैक्टोरियल, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n। और अब मैं आपको इसका एक और मतलब बताने जा रहा हूं। ये जो n है, एक्चुअली आप इसको ऐसे देखिए कि भाई n फैक्टोरियल ही टोटल नंबर ऑफ वेज हैं, लेकिन ये n से क्यों डिवाइड किया गया वो मैं आपको बताता हूं। इसको समझने का एक बहुत शानदार तरीका है। देखिए A, B, C, D ऐसे बैठे हुए हैं चारों लोग। A का फेस इधर है, B का फेस इधर है, C का फेस इधर है और D का फेस इधर है। एक अरेंजमेंट हो गई ये वाली। एक अरेंजमेंट और मैं आपको बना के दिखाता हूं। A, B, C एंड D। अगेन A इधर फेस करके बैठा है, B इधर, C इधर और D इधर। सभी का फेस अंदर वाली साइड है। A B C D, A B C D, लेकिन इस बार A टॉप वाली चेयर पे बैठा था, इस बार A एक नीचे वाली चेयर पे बैठा है। फिर एक सिचुएशन ये हो सकती है A B C एंड D, और एक सिचुएशन ये हो सकती है A B C एंड D। स्टूडेंट्स, ये 4 सिचुएशंस हैं और ये 4 की 4 सिचुएशंस मैं बोलूंगा कि आइडेंटिकल है, क्योंकि मान लीजिए ये इनके बीच में एक सर्कुलर टेबल है और एक मीटिंग कंडक्ट हुई इन 4 लोगों के बीच में, और जब मीटिंग से ये लोग बाहर आए तो मैंने C से पूछा आप कहां बैठे थे, तो C बोलेगा मैं A के जस्ट ऑपोजिट बैठा था। मैंने पूछा B आप कहां बैठे थे, तो B बोलेगा मैं A के लेफ्ट हैंड साइड में बैठा था। D बोलेगा मैं A के राइट हैंड साइड में बैठा था। अगर वो ऐसे बैठे होते और फिर मैं उनसे पूछता कौन कौन कहां कहां बैठा था, तो C बोलेगा मैं A के ऑपोजिट बैठा था, और B बोलेगा कि मैं A के लेफ्ट हैंड साइड में बैठा था। ऐसे ही D बोलेगा मैं A के राइट हैंड साइड में बैठा था। स्टूडेंट्स, ये चारों सिचुएशंस में यही सेम काम है। C A के ऑपोजिट बैठा हुआ है, B A के लेफ्ट हैंड साइड में बैठा हुआ है और D A के राइट हैंड साइड में बैठा हुआ है। आप एक बार विजुअलाइज करने की कोशिश करिए। एक रूम है जिसमें व्हाइट टेबल है, 4 व्हाइट चेयर्स हैं, चारों वॉल्स व्हाइट है, कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है किसी भी तरीके से, और फिर उसमें 4 लोग बैठ के एक मीटिंग कंडक्ट करा के आते हैं। एक बार वो ऐसे बैठते हैं, एक बार ऐसे बैठते हैं, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। इन 4 तरीके से वो अलग अलग बैठ के आते हैं। और मैंने उनसे बाहर आने के बाद पूछा कि आप लोग कौन कौन कहां कहां बैठा था, और चारों केसेस में उनका आंसर सेम है। मान लीजिए अगर मैं ऊपर फैन से फोटो लेता और ये फोटो वो वाली, ये चारों फोटोज बिल्कुल आइडेंटिकल होती, क्योंकि फर्स्ट फोटो को आप ऐसे देखिए, उसी को आप थोड़ा रोटेट कर दीजिए। ध्यान देना मैं किस वर्ड का यूज कर रहा हूं। ये फोटो ऐसे है, इस फोटो को आप ऐसे रोटेट कर दो तो सेम है, फिर दोबारा ऐसे रोटेट कर दो तो सेम है, और फिर दोबारा ऐसे रोटेट कर दो तो फोटो सेम है। यानी ये 4 फोटोज 4 डिस्टिंक्ट फोटोज नहीं है, एक ही फोटोज की अलग अलग रोटेशंस हैं। देयरफॉर ये 4 अलग अलग केसेस नहीं है, ये 4 एक ही केस है। ऐसे ही मान लो नेक्स्ट, अगर वो A यहां बैठा, B यहां बैठा, C यहां पर और D यहां पर,
अब और 4 नए केसेस में बनाता हूं, देखो ए बी सी डी, ए बी सी, ए के ऑपोजिट बी, ए के ऑपोजिट बी और यहां पर सी, फिर अगेन ए के ऑपोजिट बी, यहां पर सी और यहां पर डी, और फिर ए यहां ऑपोजिट बी और यहां पर सी और यहां पर डी। स्टूडेंट्स अब की बार ये जो 4 केसेस हैं ये अगेन ये चारों के चारों केसेस आइडेंटिकल हैं। ए के ऑपोजिट बी, ए के लेफ्ट हैंड साइड में सी, ए के ऑपोजिट बी, ए के लेफ्ट हैंड साइड में सी, ए के ऑपोजिट बी लेफ्ट हैंड साइड में सी, ए के ऑपोजिट बी लेफ्ट हैंड साइड में सी। तो जैसे ये चारों 4 डिफरेंट केसेस ना होते हुए एक केस थे, ऐसे ये चारों भी 4 डिस्टिंक्ट केस ना होते हुए केवल एक केस है। फिर अगेन हम इसको चेंज कर दें, अगर और कोई अरेंजमेंट लगाए उसमें भी 4 अलग अलग केसेस होंगे जो 4 अलग केस ना होते हुए एक केस बनेंगे। तो टोटल 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 4 4 4 के यहां पर हमारे पास ग्रुप बनते जाएंगे, ये 4 सेम, ये 4 सेम, तो इसलिए टोटल 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 हम कर देंगे। जैसे हमने एक वो वाला क्वेश्चन करा था बी डबल ई, सो बी डबल ई, इसमें अगर बी ई1 ई2 और बी ई2 ई1, अगर ये हम देखते हैं बी ई1 ई2 और बी ई2 ई1 ये दोनों सेम है, तो ये दो दो के पेयर बन रहे थे इसमें, इसलिए हमने इसमें आंसर लिखा था 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इसमें दो के पेयर्स बन रहे थे, इसमें ऐसे 4 4 के ग्रुप्स बनते जा रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं आंसर आ गया 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4। अब एक और क्वेश्चन देखिए जो ओलंपियाड्स में आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन इन जनरल स्कूल्स में या आईआईटी वाले एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता। मान लो कि मैं आपसे बोलूं कि एक स्क्वायर टेबल है, स्क्वायर टेबल है और स्क्वायर टेबल पे 4 लोगों को बैठाना है, तो हमेशा आप ये काउंट कर लीजिए कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने हैं, 1 2 3 4। सो आंसर विल बी n factorial divided by number of axis of symmetry. Answer will be n factorial divided by number of axis of symmetry. Number of axis of symmetry कितने हैं? सर्कल में अगर n हम डाल दें तो 4 अगर n चेयर्स हम डाल दें तो n एक्सिस ऑफ सिमेट्री होते हैं। ऐसे ये जो स्क्वायर है इसमें भी आप देख सकते हैं कि जैसे ये अगर 4 पर्सन है तो 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होंगे। इसके बाद अगर हम टेबल का साइज बढ़ा दें, जैसे इसमें 4 लोग बैठे थे, अगर हम 8 लोगों वाली टेबल लेकर आए या 16 पर्सन की टेबल है या 32 पर्सन की टेबल लेकर आए, तो उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री किस हिसाब से होंगे आप चेक कर सकते हैं। आप चेक करना, रेक्टेंगल में स्क्वायर में हमेशा 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होते हैं, 4 से ज्यादा नहीं होते। स्क्वायर में हमेशा 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होते हैं, 4 से ज्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि मान लो मैं एक सिचुएशन और आपको दिखाऊं, मान लो इसमें मैं इधर और चेयर्स डाल दूं, 2 चेयर और डाल दूं, तो ये बन गए टोटल 12 चेयर्स, और इन 12 इस केस में भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री केवल ये 4 ही हैं जो पहले थे। आपको चेक करना है मिरर इमेज कैसे बन रहा है, मिरर इमेज कैसे बन रहा है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, मान लो आपसे बोले कि 12 लोगों को एक रेक्टेंगुलर टेबल पे बैठाना है, तो आंसर कितना आएगा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4, ना कि 11 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सर्कल के केस में हमेशा नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री n के इक्वल आते हैं, n पर्सन है तो n ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री आएंगे, लेकिन अगर स्क्वायर है तो उसमें 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आएंगे। ऐसे ही अगर रेक्टेंगल हो जाए तो रेक्टेंगल में केवल 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आएंगे। तो अगर रेक्टेंगल के अलोंग अगर बैठाना होगा तो आंसर आएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं और एक्सिस ऑफ सिमेट्री से भी समझ सकते हैं, और ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मूला। नेक्स्ट, नंबर ऑफ वेज इन विच n फ्लावर्स कैन बी मेड अराउंड ए सर्कुलर गार्लैंड। अब चलो इसमें मान लेते हैं कि ये जो है ये एक गार्लैंड है जिसमें A B C और D 4 फ्लावर्स हैं। स्टूडेंट्स A B C और D
ये एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, और अगर मैं इस सिचुएशन को ऐसा कर दूं, मैं यहां बना देता हूं छोटी सी जगह में ए बी सी डी, ए बी सी डी और ए बी सी डी, ये दोनों अरेंजमेंट फ्लावर और गार्लैंड के केस में सेम होंगे। फ्लावर्स और गार्लैंड्स के केस में, मतलब फूल माला अगर बनानी है तो ये दोनों केसेस बिल्कुल सेम होंगे, क्योंकि इस केस में मान लो ऐसे उठाकर माला को देखा तो बोलेगा भाई ये फ्लावर ए है, ये फ्लावर बी है, ये फ्लावर सी है, ये फ्लावर डी है। अब माला को चाहे ऐसे पकड़ो या फिर माला को ऐसे पकड़ो, वो दोनों सेम ही केस है। ए बी सी डी, ए बी सी डी, इसलिए ये दोनों केसेस भी सेम हो गए। ठीक है, पहले अगर टेबल के केस में हम इससे पूछें तो बी बोलेगा मैं ए के राइट साइड में बैठा था, और इस केस में बी बोलेगा मैं ए के लेफ्ट साइड में बैठा था। लेकिन फूल माला के केस में ये दोनों भी अलग अलग केसेस नहीं है, क्योंकि वो राइट एंड लेफ्ट आइडेंटिकल हो गया। क्योंकि आप उसको ऐसे रखो और फिर ऐसे कर दो तो सिचुएशन बिल्कुल सेम है। ऑलराइट, दीज आर नो टू डिस्टिंक्ट कंडीशंस। सो ध्यान रखना, नंबर ऑफ वेज इन विच एन फ्लावर्स कैन बी मेड ए सर्कुलर गार्लैंड। अगर सर्कुलर गार्लैंड है तो आएगा n-1 फैक्टोरियल बाई 2। गार्लैंड अगर स्क्वायर कर दें, या गार्लैंड अगर रेक्टेंगुलर कर दें, या फिर गार्लैंड अगर ओवल कर दें, ओवल समझते हो, ओवल नहीं इलिप्टिकल, अगर इलिप्टिकल गार्लैंड हो जाए तो उस केस में सिचुएशन फिर चेंज हो जाएगी। ओके, इस केस में क्या होगा, आंसर जो आएगा गार्लैंड्स के केस में जो आंसर आता है वो आता है n फैक्टोरियल अपॉन नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और गार्लैंड्स के केस में एक हाफ से भी मल्टीप्लाई कर दो। गार्लैंड्स के केस में नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री से डिवाइड कर दो और एक हाफ से भी मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 से डिवाइड कर दो। अगर गार्लैंड ऐसी होती और इसमें हमको मान लो डालने हैं कुछ, मान लो 3 इधर ले लो, 3 इधर ले लो, एक ऊपर एक नीचे, मान लो 8 फ्लावर इसमें डालने, 8 फ्लावर से हमको ऐसी गार्लैंड बनानी है। अगर सर्कुलर गार्लैंड बनानी होती 8 फ्लावर से तो बड़ा क्लियर था, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 एंड 2, या फिर आप बोल सकते थे 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। अगर सर्कल के अराउंड हमको 8 फ्लावर डालने होते, इलिप्स के अराउंड अगर डालने होते तो देखो इलिप्स में केवल और केवल 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ना कि n एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इस केस में हम बोलेंगे आंसर विल बी 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री 2, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय एक 2 अपनी तरफ से डाल देंगे, क्योंकि ये गार्लैंड है। अगर टेबल होती तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते, मतलब ये जो 2 है एक्स्ट्रा 2 नहीं आता अगर टेबल के अराउंड लोगों को बैठाना होता। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फटाफट से 1 मिनट में रिवाइज करा दूं। n पर्सन्स को अगर एक सर्कुलर टेबल पे बैठाना है तो आंसर आता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दैट इज सर्कल के केस में n होता है n-1 फैक्टोरियल। n पीपल को अगर एक रेक्टेंगुलर या फिर एक मान लो इलिप्टिकल या फिर कोई और अजीब सी शेप की कोई टेबल है, स्टार शेप्ड टेबल भी हो सकती है, प्लस साइन के शेप की भी टेबल हो सकती है, तो फिर आपको नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री काउंट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में उस टाइप के और क्वेश्चंस अगर आप चाहेंगे तो मैं डिस्कस कर लूंगा। और फिर नेक्स्ट आता है कि अगर गार्लैंड बनानी हो तो उसमें एक एक्स्ट्रा 2 से भी डिवाइड करना होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।